सो हेलो एवरीवन, चल भाई सुबह हो गई, वापस जागो और चालू करो पढ़ाई, है ना। चलिए तो फिर क्लास 12 केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको बेसिक टर्म्स सारे समझा दिए थे कि रेट क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मोलेकुलरिटी क्या होता है, ये चीज़ें हमने सीख लिया था, राइट। और आज का लेक्चर जो है ना बच्चों, वो खाली 3 मार्क का है। कितने मार्क का है? 3 मार्क का, है ना। और ये जो थियरी आज मैं कराऊंगा ना, वो डेफिनेटली आपके पेपर में होगी और होगी, राइट, फॉर श्योर। लिख के ले लो मेरे पास, ओके। चलिए, दैट थियरीज आर गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कौन सा थियरी करेंगे बच्चों आज हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, राइट। और सबसे पहले हम करेंगे रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर which order? Zero order reaction. Integrated rate equation for zero order reaction। मैं जीरो को वापस एक बार हाईलाइट करूंगा, ओके। चलिए, अब जीरो ऑर्डर का मतलब क्या था? पहले ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? तो ऑर्डर का मतलब होता है रेट लॉ के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर आता है ना, उसे हम कहते हैं ऑर्डर, राइट। तो यहां पे अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, प्रोपोर्शनल टू जीरो ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reagent, it is proportional to zero order of the concentration of the reagent। इसका मतलब ये होता है कि if there is a reaction R2P, तो इसका जो रेट है बच्चों, रेट क्या लिखते हैं हम? रेट लिखते हैं हम माइनस चेंज ऑफ concentration of reagent by change of time, and this rate is equal to K into concentration of the reagent power 0, right? Okay, rate is equal to K into concentration raised to 0, that is why it is called as zero order reaction, right। चलिए, so you will get minus dr by dt that is equal to K, because किसी भी नंबर का जीरो पावर क्या होता है भाई? आपका 1 हो जाता है, राइट। चलिए, अब आपका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा ना। चलिए, तो हम क्या करेंगे बच्चा? आई विल राइट हियर dr इज इक्वल टू माइनस सामने dt सामने माइनस k dt, और अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, आप जैसे इंटीग्रेट करोगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे तो इंटीग्रेट करना है आपको r के रिस्पेक्ट में, और आगे कोई r वाला टर्म नहीं है, तो dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों आपका r। क्या हो जाएगा? dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा। चलिए, माइनस एज इट इज, k कॉन्स्टेंट है, ओके। t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और t वाला कोई टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस kt। और मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा कि व्हेन यू डू अनडिफाइंड इंटीग्रेशन, आपको साथ में एक कांस्टेंट लगाना होता है। क्या लगाना होता है? साथ में आपको कांस्टेंट c लगाना होता है, विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए भाई, ये कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो हम सिंपल सा कंडीशन लिखेंगे कि एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब बिगिनिंग में जब रिएक्शन चालू किया था ना, तब मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट जो है ना, वो कितना था? R0 था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। जब रिएक्शन चालू किया था तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था भाई? रिएजेंट का R0 जितना था, दैट इज व्हाट वी कैन टेक। चलिए, अब क्या करेंगे? हम दोनों तरफ करेंगे, सॉरी, ये R का वैल्यू जहां पे डाल देंगे हम R0 और T डाल देंगे 0, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखो, R की जगह हम रखेंगे R0 इज इक्वल टू माइनस K, T की जगह क्या रखेंगे? 0 प्लस C, तो आपको क्या मिल गया बच्चों? R0 इज इक्वल टू C, राइट। तो ये जो आपका C का वैल्यू है कॉन्स्टेंट, ये क्या है? R0, गिव इट नेम एज 1। चलिए बच्चों, पुटिंग C in 1, चलिए, तो ये है आपका R इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, तो R इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और ये C कितना है भाई? C जो है वो है R0। C कितना है आपका? C इज इक्वल टू R0, राइट। चलिए, तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तैयार हो चुका है। दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर बच्चों ये देखो ना, तो ये जो है ना वो कुछ सिमिलर है टू द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कैसे बताऊं? दैट इज इक्वल टू y mx प्लस c। दिस इज द सिमिलर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। चलिए, कैसे? तो हम अगर ग्राफ प्लॉट कराएंगे तो y एक्सिस पर रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन को, x एक्सिस पर रखेंगे टाइम को। तो आप देखो बच्चों, स्लोप क्या आ रहा है? माइनस के, मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे उतरेगा, ठीक है। चलिए, और टच कहाँ पे करेगा? एक्सिस को R0 के ऊपर, मतलब ये ग्राफ R0 पे टच करेगा और फिर यहाँ से नीचे उतरेगा। दिस इज द स्लोप, एंड दिस स्लोप इज माइनस के।
कितना है बच्चों इसका स्लोप जो है वो है माइनस के इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। समझ गए कैसे बनाया वो? ओके चलिए, अब अगर आपको इसको याद रखना है ना एग्जाम के लिए तो आप कैसे याद रखोगे? वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे बच्चों, ये इन दोनों को खाली आगे पीछे कर लेते हैं ताकि याद रखने में इजी रहे। r इज इक्वल टू r0 माइनस के टी, दिस इज व्हाट वी विल रिमेंबर। कौन सा ऑर्डर है भाई इसका? जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। This is zero order rate equation. What is this? This is zero order rate equation. बोलो आ गया समझ में? एकदम सिंपल है। जीरो ऑर्डर मतलब कॉन्सेंट्रेशन रेस टू जीरो करना है आपको। रेट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन रेस टू जीरो, जीरो पावर हो जाएगा खाली 1, मतलब बचेगा यहाँ पे k। फिर आप dt को ऊपर ले लो, माइनस साइन सामने ले लो, दोनों तरफ करो इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आएगा वो कैसे लाओगे आप? एट टाइम t इक्वल टू जीरो यू विल पुट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज r0, रखो यहाँ पे, सिंप्लीफाई करो, ग्राफ प्लॉट कराओ और 3 मार्क ले जाओ। समझ गए ना इतना? राइट, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसके लिए हम एक तो और टर्म फाइंड करेंगे, व्हाट इज अ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कितने टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट इनिशियल के कंपेयर में आधा हो जाएगा। मतलब अगर मान लो इनिशियली आपने रिएजेंट 3 मोल लिया है तो कितने टाइम में वो आधा हो जाएगा, मतलब 1.5 मोल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, राइट। चलिए तो इसके बाद हाफ लाइफ का इक्वेशन डिराइव करते हैं, लेट्स सी दैट। चलिए तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है भाई? हाफ लाइफ को हम लिखेंगे टी हाफ, और ये हाफ लाइफ का मतलब होता है बच्चों टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन, टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट बिकम हाफ देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो जितने टाइम में कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? इनिशियल का आधा हो जाएगा। तो जब आपका टाइम टी हाफ जितना हो जाएगा ना, जब आपका टाइम कितना हो जाएगा टी हाफ जितना, तो रिएजेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन आर है ना वो कितना हो जाएगा? इनिशियल जो था r0 उसका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जब टाइम हाफ टाइम जितना हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? r0 बाई 2 जितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा। चलिए तो आपको हाफ लाइफ इक्वेशन के अंदर इसको रख देना है। तो आपका जीरो ऑर्डर का रेट इक्वेशन है माइनस r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0। चलिए बच्चों, हम क्या रखेंगे? तो हम यहाँ पे t की जगह रखेंगे t हाफ। चलिए सिंबल रखेंगे t की जगह पे t हाफ, r की जगह रखेंगे r0 बाई 2। चलिए ये r की जगह क्या रख दोगे आप? r0 बाई 2 एंड दिस r0 इज एज इट इज। समझ गए क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया मैं? r की जगह रखा r0 बाई 2, t की जगह रखा t हाफ। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सामने लीजिए, इसको यहाँ पे लीजिए, दैट इज k इंटू टी हाफ। k इंटू टी हाफ इज इक्वल टू, चलिए इसको सामने जाएगा r0 माइनस r0 बाई 2। चलिए पूरे में से आधा गया तो आधा बचेगा ना, डेफिनेटली आधा बचेगा, राइट। ओके, तो इसके लिए आपका टी हाफ का इक्वेशन बनता है बच्चों r0 बाई 2 के। क्या बनता है? जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इक्वेशन। किसके लिए भाई? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, या अलग अलग ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन चेंज होगा। तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का इक्वेशन है बच्चों r0 बाई 2 के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है ना, वो हाफ लाइफ कितना होता है भाई? r0 बाई 2 के जितना होता है जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। बोलो गई बात दिमाग में? जानी ही चाहिए, ठीक है। खाली क्या करना है आपको? ये जो इक्वेशन है उसमें आप कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का आधा रख दोगे, मतलब r0 बाई 2, और ये टाइम की जगह आप रख दोगे टी हाफ सिंबल, एंड देन जस्ट सिंप्लीफाई करो, आपको टी हाफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्चुअल में इसके एग्जांपल क्या है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, बट सम एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है। स्पेसिफाई नहीं करना, यू विल जस्ट राइट इन द एग्जांपल एज सम एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन, सम एंजाइम catalyzed reaction, okay, and second is reaction taking place on surface of metal, reaction on surface of metal at high pressure, reaction taking place on the surface of metal at a high pressure. These are the example. किसका example है भाई? जीरो ऑर्डर का, बिकॉज ये पूरा क्या चल रहा है? जीरो ऑर्डर ही चल रहा है। हाँ चलिए, जैसे कि अमोनिया गैस अगर है आपके पास, उसको डीकम्पोज करना है तो वो प्लेटिनम के सरफेस पे डीकम्पोज होकर आपको देगा बच्चों N2 प्लस 3H2, राइट। अमोनिया गैस जब डीकम्पोज होगा ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, राइट, इट विल गिव यू N2 and 3H2। नाउ दिस रिएक्शन एट हाई प्रेशर, जब आप प्रेशर हाई लोगे, मतलब जब आप अमोनिया बहुत ज्यादा लोगे ना, तो क्या होगा बच्चों? प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर जितने भी पोर्स होंगे ना, राइट, आप ये जो इसका एक्चुअली मैकेनिज्म जो है ना वो आप इसके बाद वाला चैप्टर में सीखोगे, दैट इज इन सरफेस केमिस्ट्री, कि इसके पीछे का रीजन है एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटालिस्ट।
जो प्लेटिनम है ना वो क्या करेगा, अपने सरफेस के ऊपर अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा और फिर केमिकल रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बनेगा। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब अमोनिया अगर बहुत ज़्यादा है ऊपर, तो क्या होगा, प्लेटिनम का पूरा सरफेस जो है वो बहुत ही फटाफट अमोनिया से कवर हो जाएगा। अगर एक बार पूरा सरफेस कवर हो गया, उसके बाद ऊपर कितना भी अमोनिया है फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज सरफेस ऑलरेडी पूरा कवर हो चुका है, राइट। सो जो भी रिएक्शन मेटल के सरफेस के ऊपर हो रहा है एट हाई प्रेशर, दैट रिएक्शन विल बिहेव एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा एट हाई प्रेशर, क्योंकि मेटल का पूरा सरफेस जो है वो एक बार कवर हो जाएगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन के लिए जगह ही नहीं है, मतलब ऊपर कितना रिएजेंट है उससे और फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ लिया इतना, राइट। चलिए तो यहाँ पे बच्चों आपका जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब बारी है बच्चों अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। ओके, सो इन द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको इतना पता है कि ऑर्डर कितना है, 1 है। ऑर्डर का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले आप इसको डिफाइन करोगे बच्चों कि हियर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पावर of concentration of reagent. It depends on first power of the concentration of the reagent. इसका मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन है आपका R2P, उसका जो रेट है, चलिए रेट क्या होता है बच्चों, रेट होता है आपका माइनस चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज ऑफ टाइम। नाउ दिस रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट पावर 1 एज इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब जो रेट है दैट इज माइनस dr by dt, दैट इज इक्वल टू k, दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, दैट इज व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो आई विल राइट dr, मैं इस r को यहाँ पे नीचे ले लूंगा, इज इक्वल टू माइनस और dt जाएगा सामने। चलो हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलिए इंटीग्रेशन का साइन डाल देंगे बच्चों, dr बाई आर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी, ठीक है। चलिए बच्चों r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, और यहाँ पे 1 बाई आर वाला टर्म है, तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है log r। क्या होता है बच्चों, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है log r, एंड दैट इज log टू द बेस e। और आप log टू द बेस e को नेचुरल log या ln भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln r। ln क्या है, नेचुरल लॉग है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ln इज अ नेचुरल लॉग, दिस इज log बेस e, log बेस e दैट इज अ नेचुरल लॉग, राइट। चलिए तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होगा ln r माइनस के एज इट इज dt का इंटीग्रेशन होगा t, बिकॉज साथ में और कोई t वाला टर्म नहीं है, प्लस आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखना पड़ेगा c, ठीक है। चलिए अब वहाँ भी अगर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एट टाइम t इक्वल टू 0, शुरुआत में रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन सपोज कितना था, R0 था। शुरुआत में रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था भाई, शुरुआत में रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन था R0। चलिए तो ये दोनों वैल्यू जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। चलिए बच्चों लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर। तो मैं इसके अंदर R की जगह डाल दूंगा R0। चलिए ln R0 इज इक्वल टू माइनस के, t की जगह डाल देंगे 0 प्लस c। चलो बना ऐसा कुछ, राइट, ओके। चलिए तो मतलब आपको ln R0 इज इक्वल टू क्या मिल गया, c मिल गया। चलिए ये c का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं जो हमें चाहिए था। सो आई विल राइट हियर पुटिंग c इन 1, पुटिंग c इन 1। चलिए जैसे ही आप c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे आपको क्या मिलेगा बच्चों, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी, सी दिस वन ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस c, और c की जगह क्या डालना है आपको, ln R0, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो इट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज व्हाट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए ये भी आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा बच्चों, कैसे, y इक्वल टू mx प्लस सी, राइट। तो यहाँ भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप y एक्सिस पे आप क्या रखोगे बच्चों, ln r, क्या रखोगे आप y एक्सिस पे रखोगे ln r, x एक्सिस पे रखेंगे हम टाइम। मुझे दिख रहा है m इज अ स्लोप, स्लोप नेगेटिव है, माइनस के मतलब ग्राफ नीचे उतरेगा, और ग्राफ एक्सिस को टच कहाँ करेगा, ln r0 पे। तो ग्राफ एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, लेट्स से इट इज ln r0, और फिर यहाँ से ग्राफ नीचे उतरेगा जिसका स्लोप क्या है, माइनस के है,
क्या है इसका स्लोप माइनस के है, ठीक है, समझ आ गया इतना। चलिए बच्चों अब यही ln को हम log में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2.303। अगर हम ln को log में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303 log, यहाँ भी हो जाएगा 2.303 log, सब में से 2.303 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा बच्चों log r। इसके पास तो 2.303 आने वाला ही नहीं है, तो अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा माइनस के बाई 2.303t प्लस यहाँ पे ln इज 2.303 log, 2.303 से डिवाइड कर दिया है तो बचा यहाँ पे भी log r0। क्या बचा बच्चों यहाँ पे log r0, ओके ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में था, यहाँ पे log टू द बेस 10 के फॉर्म में मैंने इक्वेशन कन्वर्ट किया है, खाली नीचे यहाँ पे 2.303 डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर इतना आपको, क्लियर ना एकदम, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों क्या करना है। यहाँ भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस सी, ओके। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा बच्चों लॉग का ग्राफ, अब यहाँ पे y एक्सिस पे log r है, यहाँ पे ln r था, यहाँ पे y एक्सिस पे log r है और x एक्सिस पे है टाइम। अगेन स्लोप आपका नेगेटिव ही है माइनस के पॉइंट 2.303 और ये c मतलब टच करेगा log r0 पे, तो इसको टच करना है यहाँ पे log r0 पे और ग्राफ नीचे उतरेगा जिसका स्लोप है नेगेटिव में, दैट इज माइनस के बाई 2.303। कई बार बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं, अगर आपको ये पूछा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ ln r वर्सेस t, दैट इज माइनस के। अगर आपका पूछा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ log r वर्सेस दैट इज माइनस के बाई 2.303, तो यहाँ पे इस चीज पे आप गौर करेंगे बच्चों, दिस इज ln r वर्सेस t, दिस इज log r वर्सेस t, ओके। इतनी छोटी सी चीज पे आप ध्यान देना, अदरवाइज आपका 1 मार्क जा सकता है एग्जाम में। चलिए बच्चों अब इसको थोड़ा सा अपने यूजर फ्रेंडली फॉर्म में लाते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल में इसको यूज कर सके, है ना। चलिए एंड्रॉइड क्यों सक्सेसफुल है पता है, एंड्रॉइड सक्सेसफुल होने का रीजन ये है कि वो एकदम यूजर फ्रेंडली है, कोई भी आराम से उसको यूज कर सकता है। तो हम भी इसको इसी फॉर्म में लाएंगे ताकि ये हमें भी आगे जाके काम आए। चलिए क्या करेंगे बच्चों, तो इसको सामने ले लो आप, KT बाई 2.303 दैट इज इक्वल टू, इसको सामने जाने दो, log r0 एज इट इज है, ये भाई सामने आएंगे तो यह हो जाएगा log r माइनस साइन के साथ, ठीक है। चलिए बच्चों तो ये हो गया आपका KT बाई 2.303 इज इक्वल टू, चलिए log a माइनस log b इज log a बाई b, दैट इज log r0 बाई r। सिंपल रूल है, पता होगा आपको, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। चलिए तो यहाँ पे आपका टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम हो जाएगा आपका 2.303 बाई k log ऑफ r0 बाई r, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, राइट। तो ये हम याद रखेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, राइट, कि टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ r0 बाई r, टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के log of r0 by r, this is what we are going to remember for the first order rate equation, clear, okay। चलिए तो इसके लिए भी हाफ लाइफ लाया जाए ना, लाए हाफ लाइफ, चलिए ला देते हैं हाफ लाइफ, लेट्स सी। चलिए भाई हाफ लाइफ टाइम टी हाफ, आप आगे से वापस सेम टू सेम डेफिनेशन कॉपी करोगे, इट इज अ टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन बिकम हाफ देन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ये आप आगे से सेम टू सेम कॉपी करोगे और फिर हमने लिखा था कि जब टाइम हो जाएगा टी हाफ जितना, जब टाइम कितना हो जाएगा टी हाफ जितना हो जाएगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन आर कितना बचेगा, कॉन्सेंट्रेशन आर खाली इनिशियल का आधा ही बचने वाला है। आर कितना बचेगा, आर जो है वो इनिशियल का आधा ही बचेगा व्हेन हाफ लाइफ इज कंप्लीटेड, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ये वैल्यू डालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन है बच्चों टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ r0 बाई r, क्या है ये भाई, t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ r0 बाई r। तो हम क्या करेंगे, t की जगह रखेंगे t हाफ, 2.303 के एज इट इज लॉग ऑफ, चलिए बच्चों r0 रखेंगे एज इट इज, और ये r की जगह क्या रखना है हमें, r की जगह रखना है r0 बाई 2, लेट्स पुट इट हियर, r की जगह हमें रख दिया r0 बाई 2, r0 कट, ये 2 ऊपर आएगा, हो जाएगा log 2, और log 2 का वैल्यू होता है बच्चों 0.3010, and this 2 will you multiply, then you'll get this is 0.693 by k। so first order का रेट, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है बच्चों आपका 0.693 by k, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है 0.693 by k, and you can see it here, it is independent of concentration, it is independent of concentration। अब जीरो ऑर्डर में देखोगे ना, तो जीरो ऑर्डर का था r0 by 2 के, क्या था जीरो ऑर्डर का r0 by 2 के था, मतलब वो r0 पर डिपेंड करता था।
फर्स्ट ऑर्डर में वो R0 पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज कांस्टेंट एज यू कैन सी हियर। समझ आया आपको इतना? क्लियर यहाँ तक आपको? ओके चलिए अब मैं आपको सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का खाली आइडिया देता हूँ कि आप करोगे कैसे। पूरा इक्वेशन डिराइव नहीं करेंगे बट वी विल जस्ट हैव अ स्मॉल हिंट फॉर सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पे। ओके पूरा तो मैं आपके साथ सॉल्व नहीं करूंगा वो, बट मैं आपको खाली इक्वेशन बना के दे दूंगा सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर का। ठीक है चलिए, सो इफ यू राइट इट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना, तो सेकंड ऑर्डर का मतलब होगा बच्चों रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, दैट इज सेकंड ऑर्डर ना, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका डी आर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। चलिए आप जैसे इंटीग्रेशन करोगे ना बच्चों, दिस इज गोइंग टू बिकम माइनस वन बाई आर, दिस इज माइनस के टी, और ये आपका जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना वॉट एवर इट इज, दैट इज गोइंग टू बिकम माइनस वन बाई आर जीरो। राइट, क्या रहेगा इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रहेगा माइनस वन बाई आर जीरो। ठीक है, सब में से माइनस बाहर निकाल लो, तो इसका इक्वेशन आएगा वन बाई आर इज इक्वल टू के टी प्लस वन बाई आर जीरो। दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। किसका है भाई? ये आपका रेट इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए ये रेट इक्वेशन आपका? दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर एकदम? चलिए इसका हाफ लाइफ बनाओ बच्चों। तो अगर इसका आप हाफ लाइफ बनाओगे ना, कितना आएगा हाफ लाइफ? चलिए तो हाफ लाइफ बनाने के लिए हम आर की जगह रख देंगे आर जीरो बाई टू, टी की जगह रखेंगे टी हाफ, विल कीप इट एज इट इज। चलिए इसको जैसे ही सामने लोगे बच्चों, जैसे इसको सामने लोगे ये टू पर आएगा, टू बाई आर जीरो माइनस वन बाई आर जीरो, बचेगा यहाँ पे वन बाई आर जीरो, दैट इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ। तो सेकंड ऑर्डर का जो टी हाफ है ना, ये आ गया बच्चों आपका वन बाई के इंटू आर जीरो। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कितना स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ, बिकॉज ये एग्जाम के लिए, एमसीक्यू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपको बोर्ड में थियरी नहीं है इसका सेकंड ऑर्डर का। राइट, तो टी हाफ इज इक्वल टू के बाई आर जीरो। तो यहाँ पे देखो बच्चों सेकंड ऑर्डर का जो टी हाफ है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जीरो। क्या है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जीरो है सेकंड ऑर्डर का। राइट, चलिए अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए इक्वेशन लिखो बच्चों, फॉर थर्ड ऑर्डर क्विकली लिखेंगे एकदम, तो थर्ड ऑर्डर का मतलब हो जाएगा आपका माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। चलिए दैट इज माइनस डी आर, दैट इज डी आर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ओके यहां पे जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, एक सेकेंड ना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस वन बाई टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के टी, और इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा माइनस वन बाई टू आर ओ स्क्वायर। दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। राइट, चलिए देखिए आपको थोड़ा सा देखने में तकलीफ हो सकता है। ओके नाउ इट शुड बी क्लियर। ओके चलिए फाइन, माइनस साइन कॉमन निकालिए बच्चों, वन बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस वन बाई टू आर ओ स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड थर्ड ऑर्डर का रेट इक्वेशन। किसका ये रेट इक्वेशन? आपका थर्ड ऑर्डर का ये रेट इक्वेशन है। ठीक है, चलिए इसके लिए अगर आप हाफ लाइफ बनाना चाहते हो तो आप बना दीजिए अपने हिसाब से, आर की जगह रखिए आर ओ बाई टू। जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना, मेरा इंटेंशन है आपको ये बताना कि इसका जो टी हाफ है ना, दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर। इसका जो टी हाफ है वो क्या होगा बच्चों? इसका टी हाफ होगा प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर का स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब एक जनरल चीज आपको बताता हूं टी हाफ के लिए, कि जीरो ऑर्डर का टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। फर्स्ट ऑर्डर में आर था ही नहीं, सेकेंड ऑर्डर में वन बाय आर आया, थर्ड ऑर्डर में वन बाय आर स्क्वायर आया। तो इन जनरल यू कैन राइट द टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन you can write for nth order reaction, for nth order reaction T half is proportional to concentration of reagent raised to 1 minus n। दिमाग में डाल लेना बच्चों, ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ जो है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू R0 रेज्ड टू 1 माइनस n। कैसे? इफ n इक्वल टू 0, तो जीरो ऑर्डर का T हाफ जो था ना, पुट n इक्वल टू 0, दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। फर्स्ट ऑर्डर जो था उसका टी हाफ जो था, दैट वाज प्रोपोर्शनल टू R0 रेज्ड टू, पुट n इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0, दैट इज कांस्टेंट। इक्वेशन भी ऐसा ही आता, दैट वाज कांस्टेंट। राइट, इफ यू पुट सेकंड ऑर्डर टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू R0 रेज्ड टू 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1, माइनस 1 मतलब 1 बाय R0, ये रहा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R0 एंड सो ऑन। तो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट
for nth order reaction T half is always proportional to R0 raised to 1 minus n. Okay, चलिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या है भाई? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है जितने भी रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस होते हैं ना, वेदर इट इज नेचुरल और इट इज मैन मेड, बट जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल लिख देंगे बच्चों, ऑल द रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस होगा ना, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर विद दिस? चलिए बच्चों, अब इसी पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्या है वो? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको समझ लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर, बिकॉज अगला लेक्चर पूरा नए टॉपिक के ऊपर है, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर. तो वो पूरा नया टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बट अभी इस क्लास में एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. चलिए तो बात करते हैं अबाउट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो स्यूडो मतलब बनावटी, है ना, जैसे कि दुनिया है ना पूरी, उसी तरह से स्यूडो क्या है भाई? बनावटी है. इसका मतलब ये ऐसे रिएक्शन है जो एक्चुअली सेकंड ऑर्डर के हैं, बट दे विल बिहेव एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दे आर कॉल्ड एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर द रिएक्शन which is second order but it will behave as a first order reaction. It will behave as a first order reaction, right? Okay, चलिए बच्चों, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो भी आपके रिएजेंट है ना, उसमें से एक रिएजेंट का अमाउंट बहुत कम होना चाहिए बाकी सबके कंपेयर में, राइट? तो इसका कंडीशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएजेंट शुड बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू concentration of other reagent. इससे क्या हो जाएगा भाई? राइट, तो मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं बच्चा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ओके, तो एस्टरिफिकेशन में एक्चुअल में ऐसा होता है कि लेट्स से इट इज एस्टर, इफ यू डू ऐड वाटर इन दैट एस्टर में जब पानी डालोगे बच्चों, इट विल गिव यू एल्कोहल एंड एसिड. So it will give you acid and alcohol. These things you are supposed to learn in the 12th standard only. हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा ये सब कुछ, ठीक है. अब यहाँ पे बच्चों CH3COO कॉन्सेंट्रेशन लेट अस टेक इट इज 1 मोलर. कितना है? CH3COO का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर. ओके, एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन जनरली हम गिने बिना डाले देते हैं पानी तो अंदर, राइट? एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉर्मली वेरी हाई, और वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 55.55 मोलर. वाटर कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 55.55 मोलर होता है. अब इसका मतलब क्या है? व्हेन द रिएक्शन विल टेक प्लेस, राइट, बोथ आर गोइंग टू बी यूज्ड. ओके, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, मतलब इसमें जो भी चेंज होगा ना वो तुरंत ही ऑब्जर्व होगा. इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट? ओके, एक तरफ मान लो ये बाल्टी है और ये समुंदर है. अब बाल्टी में से पानी निकालो, असर दिखेगा. समुंदर में से पानी निकालो, क्या असर दिखना है? वो समुंदर है ना, उसको कोई असर दिखने वाला नहीं है, राइट? तो व्हाट विल हैपन? सपोज मान लो कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो सपोज 0.5 मोलर यूज हुआ. कितना यूज हुआ? 0.5 मोलर. तो इसका अगर 0.5 मोलर यूज होगा तो इसका भी 0.5 मोलर यूज होगा. एज पर स्टोइकियोमेट्री दोनों का 1:1 है. तो ये कितना बचेगा? ये खाली 0.5 मोलर बचेगा, मतलब ये सीधा आधा हो गया. और ये कितना बचेगा भाई? 55.05 मोलर. कोई फर्क पड़ा ज़्यादा इसको? कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है. तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों यहाँ के व्हेन रिएक्शन proceed then the concentration of reagent which is in larger proportion can be considered constant. Larger proportion can be considered constant बिकॉज उसमें कोई फर्क आपको ज्यादा नोटिस होने वाला नहीं है. मतलब ये जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है दैट यू कैन कंसिडर एज कांस्टेंट.
बिकॉज उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसके लिए जब रेट इक्वेशन लिखोगे ना बच्चों, तो इस पर्टिकुलर के लिए आपका रेट इक्वेशन आता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर पावर 1 बराबर। तो अभी आपका रिएक्शन सेकंड ऑर्डर दिख रहा है। क्यों सेकंड ऑर्डर? बिकॉज यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, तो राइट नाउ योर रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर बराबर। बट एज वी हैव डिस्कस्ड दिस वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है भाई, वो तो कांस्टेंट है, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, this k is also constant, so let's multiply both the constant and introduce a new constant. So now you can write this rate is equal to k dash into Ca3 Ca3 power 1. And what is this k dash? K dash is multiplication of the constant k and concentration of the water, right? तो एक्चुअल में रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर, बट क्योंकि एक रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो अब ये रिएक्शन कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव ओनली एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहे हो आप? राइट, सो दिस रिएक्शन विल बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। राइट, चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे आपका बच्चों डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। और आज का जो लेक्चर था ना भाई, वो आपका जड़ी बूटी है, समझ लेना। एग्जाम में 3 मार्क कम से कम इसमें से मिलने ही वाले हैं। अब जब अगला लेक्चर करेंगे हम बात करेंगे अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, राइट। किस तरह से टेम्परेचर इफेक्ट करेगा केमिकल रिएक्शन के रेट को। तो इसके लिए आपको मुझे वापस अगले लेक्चर में मिलना पड़ेगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।